सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको क्या बताने वाले हैं भाई। हेलो इधर भाई। हाँ, तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट बच्चों, ये चीज़ कुछ अलग नहीं है यार। अलग कुछ नहीं है, जो हम अभी आपको पढ़ा रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसी में आता है ना। उसी का ही पार्ट है यार, कुछ अलग है नहीं है, उसी का पार्ट है। और एनसीईआरटी में तो इनफैक्ट ये कोई चैप्टर है ही नहीं, ये वही चीज़ दे रखा है। अगर आप देखेंगे ना ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट उसी के लास्ट में टॉपिक है ये। तो हम बस अलग से बता रहे हैं, बट है अलग नहीं, उसी का पार्ट है। तो मैं बस हौच पौच नहीं हो जाए इसीलिए मैं अलग से बता रहा हूँ, बट बाकी चीज़ें तो वही है। अलग से पढ़िए या वहीं पढ़िए, बात तो वही है। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ हीट को बताने से पहले एक थोड़ा सा चीज़ बता दूं बच्चों, क्योंकि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ही ये टॉपिक आता है। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो थर्मल है ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बच्चों अगर आप देख रहे हैं लेक्चर तो आप कंटिन्यू करिएगा, है ना। कंटिन्यू का मतलब पीछे से कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि शुरू से जहाँ से बताया है ना वहाँ से रिलेट करिएगा, तब तो पता चलेगा भाई। अगर आप डायरेक्टली इधर आ जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी नहीं समझ में आती है, क्योंकि यूज होता है ना पीछे का चीज़ें। अगर यूज होता है तो भाई पता तो होना चाहिए फिर, है ना। इसीलिए पीछे की चीज़ें देख लेना है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ही अगर मैं बता दूं कि शुरुआत वाला टॉपिक क्या था, मैंने क्या बता रहा था, हीट और टेम्परेचर बता रहा था मैं। हीट एंड टेम्परेचर बताया था। हीट एंड टेम्परेचर याद है बच्चों, जिसमें बताया था मैंने कि हीट क्या होता है भाई, टेम्परेचर क्या होता है ना। मैंने बताया था, मेरे को याद है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, और अगर हीट बढ़ा रहे हैं तो उसको टेम्परेचर उसमें बढ़ने लगता है कि नहीं, और फिर हम टेम्परेचर को मेजर कर पाते थे। तो ये सब चीज़ें मैंने बताया था। यहाँ पे क्या होने वाला है कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो ये हीट है ना, ये हीट है बच्चों, ये कैसे मतलब ट्रांसमिशन होता है, कैसे ये ट्रांसफ़र होता है, कैसे ये ट्रेवल करता है, ये चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं अभी, है ना। हाउ द हीट एनर्जी इज ट्रेवल, है ना। आखिरकार हीट एनर्जी ट्रैवल कैसे करता है, ये चीज़ हमको देखना है कि नहीं बच्चों। तो हीट एनर्जी ट्रैवल, अरे यार हीट एनर्जी ट्रैवल भी करता है, अगर आप ऐसा बोलेंगे हीट एनर्जी ट्रैवल भी करता है क्या बच्चों, ट्रैवल करता है। सन वहाँ पे है, सन अभी तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा है ना, ऊपर ऐसे सन दिख नहीं रहा है। लेकिन सन जहाँ पे होता है, सूरज होती है, वहाँ से सूर्य की प्रकाश आती है, किरणें आती है। किरणें से हमें लाइट मिलता है, हम भी देख पा रहे हैं। सारा अब सुबह हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन जब सूर्य रहता है तो हम वो जब उसका किरणें पड़ते हैं तो हमें गर्मी लगता है ना। बोलते हैं कि गर्मी का सीज़न आ गया, बहुत तेज़ गर्मी है। तो भाई सोचिए, सूर्य उतना दूर है, सूरज, और उससे जो हीट आ रही है यहाँ तक, पृथ्वी तक आ रही है। कितना दूर है बच्चों, है ना। उतना दूर है, उतना किलोमीटर दूर है, 84, पता नहीं कितना, मैं भूल गया, बट बहुत दूर है। और वहाँ से हीट यहाँ आ जा रहा है। तो हीट क्या किया, ट्रेवल ही तो किया वहाँ से। आ रहा समझ में। तो हीट ट्रेवल कैसे करता है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। अगर ये चीज़ समझ आ गया हो तो एक और चीज़ समझ लीजिए। कहीं कहीं पे हम लोग रॉड बना देते हैं, मान लेते हैं ये रोड है, रोड नहीं बच्चों, रॉड, ठीक है। ये पतला सा रोड ले लिए हम, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, है ना बच्चों, हीट कर रहे हैं भाई। यहाँ पे आग लगा दिए, ये रॉड इस टाइप का है, यही ये पेन रॉड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइटर बार दिया या फिर कहीं पे हीट पर रख दिया। ये क्या है बच्चों, ये आयरन रोड या फिर स्टील रोड है। ज़्यादातर केस में हम अगर आयरन रोड ले ले तो कोई दिक्कत नहीं। ये आयरन रॉड है। क्या होगा यहाँ पे हीट करते हैं ना, यहाँ पे गर्म हो रहा है, चलो भाई हो रहा है, हो रहा है। ये गर्म होते होते जब यहाँ यहाँ पे हम गर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे भी महसूस होने लगता है, क्योंकि हम इस हाथ से पकड़े हुए हैं। आ रहा समझ में, ऐसा होता है यार। अगर यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप चूल्हा में अगर खाना बनता हो या फिर गैस वगैरह हो, तो वहाँ पे अगर आप कोई छोटा सा आयरन रोड या स्टील रोड, चम्मच भी ले सकते हैं, तो चम्मच को यहाँ पे गर्म करेंगे ना, तो यहाँ पे भी हीट आता है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, गर्म तो यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी आग लगाए हैं, आग तो यहाँ लगाए हैं, फिर भी यहाँ पे हमको महसूस होते हैं कि गर्म हो रहा है ये, हम छोड़ देते हैं फिर। क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पे भी तो हीट ट्रेवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। ओके, समझ में आ रहा है कुछ बच्चों, यहाँ पे मतलब हाई टेम्परेचर हो जाएगा।
क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हीट कर रहे हैं, उसके बाद फिर धीरे 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 यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगा भाई, हीट ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगा, करते 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 यहाँ तक भी गर्म हो जाता है। तो यही सब चीज़ें हम देखने वाले हैं बच्चों, है ना। बहुत आसान होने वाला है, आप समझिएगा, कुछ ज़्यादा भारी है नहीं इसमें। ट्रांसमिशन ऑफ हीट में ट्रांसफ़र ऑफ हीट वन बॉडी से अनदर बॉडी में होता है थ्रू 3 रूट्स। मैंने बोला ट्रेवल होता है, लेकिन ट्रेवल किस किस वे में होता है, तो 3 वे जनरली हम अभी पढ़ते हैं, हमारे अभी सिलेबस में और हमारे को बताया गया है, ये 3 चीज़ें मेनली होता है, जिसमें सारा जनरली आ ही जाता है। मान लेते हैं कि ये कंडक्शन है, कॉन्वेक्शन है और रेडिएशन है। कंडक्शन क्या होता है बच्चों, कॉन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है, समझिएगा। यहाँ पे एग्जांपल भी मैं लाया हूँ। आखिरकार कंडक्शन के थ्रू जब होता है तो इसको ये चीज़ देखिए, इधर एग्जांपल भाई, इधर भी एनसीईआरटी का एग्जांपल पहले देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या कर, ठंडी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं भाई, उसके लिए, ताकि हम आग ताप सकें, थोड़ा गर्मी कर सकें। तो ठीक है, मान लेते हैं हमने यहाँ पे आग लगा दिया और यहाँ पे फिर से वही रॉड रख दिया, तो ये रॉड है ना, तो रॉड में जब अगर हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको बोल देते हैं कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर हीट कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर यहाँ से चलते चलते यहाँ पे ट्रेवल कर लिया, हीट इसके हाथों तक आ गया, तो इसका मतलब ये कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रेवल हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, कॉन्वेक्शन क्या होता है, कॉन्वेक्शन ये है वो तो बच्चों, तो यहाँ पे ये अगर यहाँ पे लकड़ियाँ जला रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके ऊपर के हवा गर्म हो गए होंगे, क्योंकि जहाँ पे अगर मैंने हीट किया, कहीं पे आग लगा दिया, तो वहाँ पे तो हवाएं गर्म हो जाती है ना, और गर्म हवा लेस डेंस होती है, हल्की होती है, तो हल्की हवा ऊपर जानी चाहिएगी। बिल्कुल, अगर हल्की कोई चीज़ है, हवा से भी हल्की हो रही है, तो ऊपर ही तो जाना चाहेगा, क्योंकि और बाकी के हवा तो भारी है ना, तो वो जरूरी नीचे आएंगे, तो नीचे वाले हवा कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो उसी तरीक़े से जो यहाँ पे हीट हो जाती है, तो उसका डेंसिटी कम हो जाता है, पतली हवा हो जाती है। ये पतली हवा जो होती है ना, लेस डेंस होती है, तो यहाँ से ये हवाएं ऊपर चलने लगती हैं, ऊपर जाने लगती हैं। और इधर क्या है, इधर तो है ठंडा हवा, कोल्ड है ना, कोल्ड एयर है, तो कोल्ड एयर क्या करेगा, इसके जगह को खाली को भरेगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो ये हॉट ऊपर जा रहा है, फिर से कोल्ड नीचे आ रहा है, हॉट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो हॉट एयर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हम आग ताप रहे हैं, तो यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स का जो ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है, इधर से जाकर उधर ऊपर चले जा रहे हैं हीट करने पे, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको कॉन्वेक्शन बोलते हैं। समझिएगा, इसमें रॉड के मॉलिक्यूल्स वहीं पे हैं, एटम्स वहीं पे हैं, यहाँ पे ये वाइब्रेट होता है, ऐसे मैं बताऊंगा आगे। यहाँ पे इसको ये दिया हीट, इसको ये दिया, इसके मॉलिक्यूल्स अंदर चल नहीं रहे हैं भाई, बस वो हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे एटम्स मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं, एयर के पार्टिकल्स यहाँ पे चल रहे हैं, कंडक्शन में नहीं चलते हैं, कॉन्वेक्शन में एयर के पार्टिकल्स चलते हैं, इसीलिए तो ऊपर की तरफ जा रहा है। दोनों चीज़ क्लियर हो गया, कॉन्वेक्शन और कंडक्शन। रेडिएशन क्या होता है भाई, रेडिएशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऊपर भी आग ताप रहे हैं हम लोग, इधर से भी आग तापते हैं, आग वहाँ जल रहा है, हम इधर से तापते हैं ना भाई। यहाँ पे गर्म हवा ठंडी हवा का कोई फ़र्क नहीं है, समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे हीट कर रहा है ना, अगल बगल के एयर पार्टिकल्स को हीट कर रहा है ना, इसको ऊपर भेज रहा है ना, हम तो दूर हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी आग ताप सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी एयर का पार्टिकल्स का ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, इधर से उधर नहीं जाते हैं। तो ये बस ऐसे रेडिएशन मतलब कि समझिए ना, दूर से रखा हुआ है, और रेडिएशन में मीडियम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है भाई। हम जनरली अगर दूर भी है, अगर मीडियम नहीं भी है, एयर नहीं भी है, तो आप आग ताप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही तो फायदा है रेडिएशन का, है ना। और सूर्य से जो आ रहा था लाइट, उसमें भी कहीं कहीं पे ऊपर अब अंतरिक्ष से आ रहा है, तो वहाँ पे भी कहीं कहीं पे एयर नहीं है, वैक्यूम है, फिर भी वहाँ से लाइट आ जा रहा है, फिर भी वहाँ से हीट आ जा रहा है। तो रेडिएशन करने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो ठीक है, नहीं है फिर भी चलेगा, ऐसा चीज़ होता है कि नहीं। तो ये आप समझिए, ये होता है रेडिएशन। ये तीनों चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों, क्लियर होना चाहिए। नॉट एटम्स, इसमें एटम्स मूव करता है, नहीं करता है, नोट्स, इसमें क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल्स मूव इटसेल्फ, इसमें नो नीड एयर, नो नीड ऑफ मीडियम।
है ना। ऐसे छोटी चीज़ें मैंने बता दिया, आप आगे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए मैंने डिफरेंस भी लिख कर लाया हूँ कंडक्शन में, कॉन्वेक्शन में और रेडिएशन में। तो चीज़ें यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, अगर आपके बोर्ड्स के एग्जाम में से आ जाते हैं तो कंडक्शन और रेडिएशन बच्चों मैं बता दूं अभी कि ये कंडक्शन और रेडिएशन ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्वेक्शन एक्चुअली में आता नहीं है, ठीक है, आपके सिलेबस में भी नहीं है उतना। आपको कंडक्शन और रेडिएशन ज़्यादा देखना है, ठीक है। तो वही कंडक्शन में हीट फ्लो, ये तो मैंने बता ही दिया। इसमें मीडियम नेसेसरी होता है, इसमें भी मीडियम चाहिए, लेकिन इसमें कोई नेसेसरी नहीं है मीडियम का। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, स्लो होता है, लेकिन ये बहुत फास्ट होता है, क्योंकि सूर्य से जब हमारे पास हीट आ रही है, हमारे पास लाइट आ रही है, तो बहुत जल्दी आ जा रही है उतनी दूरी से भी, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं मीडियम की, है ना। मीडियम कहीं पे ज़रूरत है तब तो टाइम लगेगा, तभी तो स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये फास्ट होता है। और भी देख सकते हैं कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड में कंडक्शन होता है वो सब वाटर में भी हो रहा था, देख रहे हैं आप यहाँ पे, वाटर में भी यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, सॉलिड में भी होता है। तो ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर हम इस पे पानी गर्म कर रहे हैं तो हम अगर इसको डायरेक्ट हाथ से छूते हैं तो ये भी गर्म हो जाता है, इसका हैंडल भी, क्योंकि यहाँ से गर्म कर रहे हैं ना, यहाँ से हीट दे रहे हैं, तो इसका जो ये बर्तन है ना, बर्तन भी गर्म हो गया और बर्तन से ऐसे ऐसे हीट यहाँ तक पहुँच गया कंडक्शन के थ्रू। पानी उबल रहा है तो पानी के मॉलिक्यूल्स आप देखे होंगे, जब उबलता है तो क्या होता है, ऊपर ठंडा होता है और नीचे से धीरे धीरे गर्म होता है, और हमेशा ये बबल्स बनते हैं। और ये हमेशा, आपने देखा है पानी कभी गर्म किया है, अभी जाकर करिए बच्चों, आप गर्म करते हैं ना तो अंदर वाले पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स अब ऊपर आते रहते हैं, नीचे जाते रहते हैं, ऐसे ऐसे चलता रहता है। पानी उबालेंगे तो आवाज़ भी आती है कि नहीं। तो वहाँ पे ये देख रहे हैं, ऐसे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आते हैं, है ना, ऐसे करके होता रहता है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्शन हो जाता है कि नहीं। और रेडिएशन में क्या है, ये डायरेक्ट हीट यहाँ से हमें कहीं मिल जाएगा, है ना। ये जो भी हीटर जल रहा है ना, हीटर जल रहा है तो हीटर से डायरेक्ट रेडिएशन होकर हमें हीट मिल जाएगा। क्लियर होना चाहिए भाई, है ना। चीज़ें यहाँ पे भी आप और चीज़ें पढ़ लीजिएगा, खुद से भी पढ़ सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कंडक्शन में भाई, यहाँ पे कंडक्शन को अच्छे से तरीके से हम देख लेते हैं बच्चों। क्या होता है, ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू द अदर, ठीक है। एक मीडियम के पार्टिकल से दूसरे मीडियम ऑफ पार्टिकल, दूसरे नहीं मतलब दूसरे पार्टिकल के तरफ जाता है, बट ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम स्टेज एट इट्स ऑन पोजिशन। मैंने बोला ना, इसके जो पार्टिकल है, मीडियम का पार्टिकल है, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो रॉड हमने गर्म कर रहे थे ना, तो इसके अंदर वाले पार्टिकल्स वहीं पे हैं भाई। बस यहाँ गर्म करने से क्या होता है, अंदर के मॉलिक्यूल्स, अंदर के एटम्स पगला जाते हैं। अगर एटम्स पगला गए अंदर के, मतलब हीट कर दिया ना भाई, तो वहाँ पे ज़्यादा अब उनको एनर्जी मिल गया, एनर्जी मिल जाता है तो वो अपने ही जगह पे वाइब्रेट करने लगते हैं, है ना। वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड उनका ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ से वाइब्रेट करके वो अपना हीट एनर्जी को दूसरे एटम को ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वो इधर करता है, फिर इधर करता है, ऐसे करके वाइब्रेशन के थ्रू ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुँच जाता है। अंदर की बात बता रहा हूँ ऐसे। तो यहाँ पे एक कोई भी यहाँ पे एटम या मॉलिक्यूल अंदर ट्रेवल नहीं किया, अंदर चला नहीं, वो बस वहाँ पे वाइब्रेट किया। तो वाइब्रेशन के कारण यहाँ पे क्या होता है, अंदर के एटम्स आगे हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये कंडक्शन में होता है। कोई भी अंदर का मीडियम का जो पार्टिकल है वो ट्रेवल नहीं करता है भाई, वो होता है कॉन्वेक्शन में। क्लियर होगा। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, कंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच इज पॉसिबल इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैंने बोला ना, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी हो जाता है, गैस में भी हो जाता है कि नहीं। सॉलिड में तो होता ही है कंडक्शन, लेकिन लिक्विड में भी हो सकता है भाई। मेटालिक सॉलिड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी हीट एनर्जी, ओके, देयरफॉर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके। बोला ये जा रहा है, अगर कोई मेटालिक कंडक्टर है, देखिए अगर हमारे पास, अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे मेटल है बच्चों, मेटल में क्या है, आयरन हो गया, आयरन रोड हो ले लिए, स्टील ले लिए, और भी चीज़ें ले लिए, और यहाँ पे नॉन मेटल है भाई। यहाँ पे मान लेते वुड ले लिया, ग्रास ले लिया, पेपर ले लिया, है ना बच्चों, बहुत सारा चीज़ आप ले सकते हैं। यहाँ पे ये मेटल है ना, ये आयरन स्टील वगैरह मेटल है, और ये नॉन मेटल है। आपको पता है कि जो हम लोग अगर करंट का देखते हैं, है ना, यहाँ पे तो हीट का देख रहे हैं, अगर करंट का फ्लो देखेंगे तो इनमें हो जाता है, मेटल में, इनमें नहीं होता है। क्या रीज़न होता है, आपको पता ही होगा कि इसमें अधेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अधेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आसानी से अपने थ्रू
इलेक्ट्रिसिटी को, या फिर अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो हीट को पास करने देते हैं, तो इसीलिए गुड कंडक्टर कहे जाते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में जो होते हैं ये सब गुड कंडक्टर नहीं माने जाते हैं बच्चों, है ना, गुड कंडक्टर नहीं माने जाते हैं। ओके, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चों कि अगर नॉन मेटल मान लेते हैं, कहीं कहीं पे हम लोग वाटर भी ले लेते हैं, है ना। बात ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इसके अंदर जो भी एटम्स होंगे उसमें वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा अगर हम उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कारण है ना बच्चों, ये जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कारण है ना, इसके कारण ये गुड कंडक्टर बन जाता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट बन जाता है। बस रीजन इसमें वही अधेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैनी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, है ना, अधेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे एटम्स हैं, ठीक है, हियर एटम्स विल वाइब्रेट, vibrate with high amplitude, ठीक है। यहाँ पे भी एटम्स वाइब्रेट हो रहे हैं, लेकिन देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बाकी के तो एटम्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स बस फ्री नहीं है यहाँ पे। इसी के कारण ये क्या होते हैं ना कि ये नॉन मेटल हो जाते हैं, नॉट गुड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर हो जाते हैं ना। बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाते हैं बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा भाई, क्लियर होना चाहिए बच्चों, है ना। बस रीजन ये होता है कि यहाँ पे भी गर्म कर रहे हैं तो वुड में वाटर को भी गर्म कर रहे हैं तो वाटर का एटम्स भी वाइब्रेट हो रहा है ना, गर्म हो रहा है, बट अच्छा कंडक्टर नहीं है। अच्छा कंडक्टर तब होता जब इसके और भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं और जो आसानी से पास करने देते हैं हीट को, तब होता है, लेकिन अच्छा नहीं है ना। ये अच्छा कंडक्टर नहीं है। चलिए आगे बताते हैं। हाँ, एक ये दो चीज़ें जो है ना बच्चों, ये आगे यूज होते हैं, इसलिए इसको जान लीजिएगा। वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट बहुत आसान है, इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि जो वेरिएबल स्टेट होता है ना, जब हीट एब्जॉर्ब बाय द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इटसेल्फ हुज टेम्परेचर इंक्रीजेज अनदर पार्ट ऑफ द लॉस्ट कन्वेक्शन, ठीक है, रेडिएशन ऑफ द रेस्ट कंडक्टेड अवे इन द नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन। बोला ये जा रहा है, इतना अंग्रेजी समझने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं आप। मान लेते हैं हमारे पास कोई मेटल है भाई, मेटल का इस टाइप का क्या है आपके पास, एक कुछ ब्लॉक टाइप का मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक छोटा सा हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, एक छोटा सा आप ले लीजिए ऐसे, बहुत ही छोटा स्ट्रिप टाइप का है, ये dx का है, dx लेंथ का है, मतलब एलिमेंट बोल सकते हैं। एक ऐसा क्रॉस सेक्शन पट्टी टाइप का ले लिया हमने, है ना। एक बहुत पतला सा पट्टी टाइप का हमने इस टाइप से ऐसे ले लिया, कितना दूरी पर जाके, x डिस्टेंस पे जाके हमने ले लिया, ठीक है भाई। बोला ये जा रहा है कि वेरिएबल स्टेट तब होता है, मान लेते हैं इधर का टेम्परेचर हाई है ना, इधर Q1 है, टेम्परेचर नहीं सॉरी, हीट हाई है ना, इधर हीट है हाई और यहाँ पे Q2 है, इधर लिख देता हूँ। आपको पता है Q1 का हीट ज़्यादा है, मतलब कि Q1 ज़्यादा है Q2 से, ठीक है भाई। ये जो Q1 इधर से हीट है तो हीट का ट्रांसफ़र, ये हाई हीट है, मतलब कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर भी होगा, तो यहाँ से हीट ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगा भाई, ट्रेवल करेगा और यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो हम चाहे तो ऐसे करके ट्रेवल करवा सकते हैं। तो बोला ये जा रहा है जब यहाँ से हीट ट्रेवल हो रहा है, यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये मेटालिक है ना, मेटालिक है बच्चों, तो जब ये हीट यहाँ से जा रहा है तो भाई अगला क्रॉस सेक्शन, जैसे ऐसे ऐसे इन्फानाइट नहीं लेकिन बहुत सारे क्रॉस सेक्शन है, देख रहे हैं आप कितने सारे क्रॉस सेक्शन है बच्चों, इतने सारे क्रॉस सेक्शन है। तो हर एक क्रॉस सेक्शन को ऐसे करके पार कर रहा होगा, इधर से ऐसे करके पार कर रहा होगा। तो पार करते वक्त इसका जो हीट एनर्जी है लॉस भी हो रहा होगा, लॉस इन्वायरमेंट में हो रहा है,
रेडिएशन के थ्रू, और कॉन्वेक्शन के थ्रू इसके अगले मीडियम में जाने में भी हीट लॉस हो रहा है, क्योंकि भाई मीडियम के थ्रू बढ़ रहा है तो हीट तो लॉस होगा ही ना, डायरेक्टली जितना है हीट उतना ही थोड़ी पहुंच जाएगा वहाँ पे, इन्वायरमेंट भी ऑब्जर्व कर रहा होगा, है कि नहीं। अगर आप देखे होंगे, अगर क्या बोलते हैं रॉड को गर्म करते हैं तो जितना ही उसको हीट देते हैं जितना नीचे से, उतना ही इधर तक नहीं पहुंचता है, इन्वायरमेंट में भी ऑब्जर्व हो जाता है हीट, उसका हीट एनर्जी, क्योंकि वो वहाँ पे भी तो एयर पार्टिकल्स है ना। तो आपको पता है एयर पार्टिकल्स है तो कन्वेक्शन के थ्रू भी चला जाएगा, कुछ तो रेडिएशन के थ्रू भी चला जाएगा, तो ये सब चीज़ें की वजह से यहाँ पे हीट बर्बाद हो रहा है। तो जो हीट इधर से इधर तक पहुँच पाता है धीरे धीरे करते करते यहाँ तक जो पहुँच पाता है वो Q2 है, इसीलिए हमने बोला Q1 ज़्यादा है Q2 से। आई थिंक क्लियर होगा भाई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो यही है, मतलब कि यही है कि वेरिएबल हीट होता है, वेरिएबल स्टेट होता है ना। अगर इस स्थिति में है, इनिशियली ऐसा हो रहा है, इनिशियली ऐसा हो रहा है तो ये वेरिएबल स्टेट में है, वेरिएबल स्टेट में है ना बच्चों। आगे एक स्टेडी स्टेट होता है, स्टेडी स्टेट में बोला जाता है कि स्टेट ऑफ रोड इन विच नो पार्ट ऑफ हीट रोड ऑब्जर्व हीट, है ना। कोई भी इसका जो पार्ट है इस ब्लॉक का कोई भी हीट ऑब्जर्व नहीं करता, ना इन्वायरमेंट से ना खुद का हीट यहाँ पे देता है, कुछ नहीं होता है बच्चों, सब नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये कब होता है? आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, इधर से ऐसे ऐसे हीट जा रहा था यहाँ तक पहुँच गया। कुछ टाइम के बाद अगर आप देखें तो जितना भी हीट जाना होता है उधर रेडिएशन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू, वो सब सर चला जाता है और सबका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का हीट फिर बराबर हो जाता है, सबका हीट एनर्जी यहाँ पे सब क्रॉस सेक्शन का बराबर हो जाता है। ये देखा गया है, आप अगर थोड़ा देर बाद देखेंगे अगर कुछ चीज़ को हीट करके तो बिल्कुल एकदम सब जगह पे हीट बराबर हो जाता है। जितना हीट इधर से पास होता है ना एक क्रॉस सेक्शन से, उतना ही अगले से, उतना ही अगले से, तो सारा बराबर हो जाता है, मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है। मान लेते हैं अगर यहाँ पे हीट आपको दे दिया है कि Q डैश है, तो यहाँ पे अगर आफ्टर सम टाइम स्टेडी स्टेट में देखेंगे ना, स्टेडी स्टेट में क्या होता है बच्चों, उस टाइम पे Q1 का हीट Q डैश और Q2 सब बराबर हो जाते हैं भाई, है ना, सब बराबर कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है, सबका कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है। आई थिंक क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। मैंने ये नहीं बोला कि सबका यहाँ पे टेम्परेचर बराबर हो जाता है, मैंने बोला कि हीट यहाँ से जो जा रही है ना वो हर एक क्रॉस सेक्शन में जाने वाली हीट, इसमें अगर Q डैश जा रहा है तो एक और इतना ही सब क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे भी Q डैश ही होगा, यहाँ पे भी Q डैश ही होगा, यहाँ पे भी Q डैश ही होगा। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था, शुरुआत में यहाँ पे Q1 था इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, यहाँ पे कुछ और Q1 प्लस DQ2, यहाँ पे DQ3, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, अलग अलग होगा, यहाँ पे जाते जाते कम हो जाता है, लेकिन फाइनली सम टाइम के बाद ऐसे हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। इनिशियली अगर बच्चों यहाँ पे हीट का जो है ना यहाँ पे वेरिएबल हो जा रहा था, अगर आप यहाँ पे देखें जैसे वेरिएबल स्टेट में क्या हो रहा है, इनिशियली हीट यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, अगला dx डिस्टेंस पे कुछ और हो जाएगा, अगला dx डिस्टेंस पे कुछ और हो जाएगा, तो हीट ऐसे ऐसे चेंज होता जा रहा है आगे की तरफ। लेकिन जब अगर स्टेडी स्टेट आ जाता है तो हर जगह पे हीट का फ्लो बराबर हो जाता है, मतलब जैसे आप समझ सकते हैं ना, हीट का फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे कुछ Q1 है तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, T1 भी हाई होगा यहाँ पे T2 से, है कि नहीं। तो यहाँ पे टेम्परेचर का भी वेरिएशन हो रहा होगा हर एक डिस्टेंस पे जाते जाते, यहाँ पे x गए, x1 गए, फिर x2 गए, फिर x3 गए, तो हर एक जगह पे जाते जाते टेम्परेचर का भी वेरिएशन हो रहा होगा। लेकिन अगर Q सेम हो गया तो हर एक डिस्टेंस पे जो हीट का फ्लो है वो भी सेम हो जाएगा, उसके कारण टेम्परेचर भी सेम हो जाता है। मैं बोल क्या रहा हूँ ये समझिएगा, टेम्परेचर हर एक डिस्टेंस के लिए सेम हो जाता है, ऐसे समझिए कि रेट ऑफ लिखें या ऐसे ही लिख दें, ऐसे ही लिख देते हैं, टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस, ऐसे ही होता है और वो कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है बच्चों, कांस्टेंट आ जाता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ जो आप dt चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन डिस्टेंस x लेंगे उसका वैल्यू जो बच्चों कांस्टेंट आ जाता है। किसके कारण? कारण ये है कि ये इसका हीट का फ्लो जो है ना वो बराबर है हर एक क्रॉस सेक्शन के लिए,
है ना, फॉर एवरी क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, हर एक क्रॉस सेक्शन के लिए यहाँ पे जो है ना हीट का फ्लो ये बराबर हो रहा है। उसके कारण चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, अगर यहाँ से यहाँ तक नापना है तो ये 0 मान लेते हैं, और यहाँ पे x डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे 0 मान लिया, यहाँ से x है, तो यहाँ से यहाँ का टेम्परेचर अगर आप निकालना चाहें तो ये फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल कर दीजिए अपन चेंज इन डिस्टेंस कर दीजिए, वो रेशियो कांस्टेंट आता है भाई, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, dx के लिए हमने देखा तो dx के लिए भी यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, चेंज इन डिस्टेंस dx है, और यहाँ पे हीट का फ्लो मान लेते हैं dt है, छोटा सा टेम्परेचर का डिफरेंस, ऐसे कर देते हैं। और यही चीज़ है ना बच्चों, यही जो आप अभी देख रहे हैं रेट ऑफ चेंज of temperature rate of change of temperature with respect to distance, इसी को बोल देते हैं हम लोग, क्या बोल देते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट है ना बच्चों, कहीं कहीं पे ये वर्ड यूज होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो बच्चे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है वो और कुछ नहीं, यही है dt/dx है। वो वैल्यू कांस्टेंट कैसे आया, वो बच्चों हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो वो बच्चों हमारे पास कांस्टेंट मिल रहा था, इसीलिए हम ऐसे बता पा रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इसका वैल्यू कांस्टेंट हो गया है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर अगर बड़े चेंज के लिए लिखना है, और अपॉन चेंज इन x, इसको फिर फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस T1 कर दीजिए, अपॉन डिस्टेंस जो है x2 माइनस x1 कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट यही होता है भाई, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो और आगे चलते हैं भाई, ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ ऐसा ये यूज होगा सवाल तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी एक और आसान सा चीज़ है। हमने जो अभी बताया, आपको क्या बताया, कंडक्शन के थ्रू ही तो बता रहा हूँ, कंडक्शन में ही तो बता रहा हूँ चीज़ें। वहाँ पे एक थर्मल कंडक्टिविटी यूज होता है जिसको के से डिनोट करते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा तो हमने क्या पाया, स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट कब होता है बताया ना अभी, जब हर एक क्रॉस सेक्शन में फ्लो होने वाला टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस बराबर हो जाता है, यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी बराबर हो जाता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट वही बोल रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है, मतलब कि हीट करंट बोलते हैं उसको, हीट करंट बोलते हैं। वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, मतलब dq/dt है कि नहीं। अरे भाई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ऊपर है, नीचे टाइम है, मतलब रेट ऑफ फ्लो उसी को तो बोलते हैं, और इसी को बोल दिया जाता है हीट करंट। देख रहे, हीट हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है आपसे, एच है। ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। देखिए सब क्या बोला जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ। हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ना, जिसको एच बोल रहे हैं, हीट करंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, चेंज इन टेम्परेचर मतलब dt का आ गया, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के भी आ गया, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के आ गया। ये सब चीज़ें हम करके देखे हैं, हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो करके गए हैं। तो यहाँ पे जो हीट है ऐसे प्रोपोर्शनल दिखा रहा था हमको, इसका मतलब कि हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर छोटा छोटा सब ले रहे हैं तो स्मॉल ही लेते हैं, DL DH। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अरे यार ये तो हम ला ही देंगे, चेंज इन डिफरेंस है ना, ये टेम्परेचर का डिफरेंस, तो मान लेते हैं ये हाई टेम्परेचर होगा, ये लो टेम्परेचर होगा। भाई चीज़ें बहुत आसान है, हम छोटे चेंज के लिए देख रहे हैं, छोटा सा हीट छोटे टेम्परेचर के लिए, तो छोटे से एरिया के लिए, छोटे से लेंथ के लिए, है ना, इसीलिए DL लिख दिया। यहाँ पे DH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा dt/dl, और ये हो जाएगा DA। ठीक है, छोटे छोटे। तो हमको पता चला कि फिर यहाँ पे DH का वैल्यू जो है वो इसको कांस्टेंट ला देंगे, के ला देंगे, एरिया तो ठीक है वही रहता है, dt लिख दिए, अपॉन में DL या फिर DX लिख दीजिए ना आप, लेंथ है तो लेंथ तो बाद में आएगा, DX लिख लेते हैं। एरिया को मैंने DA क्यों हटा दिया DA से, क्योंकि एरिया हमें पता चल गया होगा कि वो वही है, या फिर आप DA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा एरिया है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं हो इसीलिए मैंने A लिख दिया यार, कोई दिक्कत नहीं है। DH का वैल्यू अगर आप देखें बच्चों तो क्या होता है, dq/dt होता है। ठीक है, इक्वल टू K टाइम्स ऑफ A इंटू
डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी ये वाला चेंज इन टेम्परेचर है और ये है चेंज इन टाइम, ठीक है, और डी एक्स वहाँ का लेंथ है बच्चों। तो हम इसको जनरली अगर अच्छे से लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख देते हैं चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टाइम, बड़े चेंज के लिए के ए डेल्टा टी अपॉन, इसको अगर एल लिखना चाहे तो एल लिख देते हैं, है ना। डी एक्स जो छोटा सा लेंथ है वो मान लेते हैं बड़ा हो गया तो डी एल लिख दिए, मतलब एल लिख दिए, बड़ा सा हो गया, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है बच्चों, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बराबर के ए बाई एल इंटू डेल्टा टी आता है, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से हम चाहें तो इसका भी वैल्यू बता सकते हैं, किसका, के का। के का क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ऊपर चला जाएगा एल, नीचे आ जाएगा ए, डेल्टा टी आ जाएगा। इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आगे मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद में इसका डायमेंशन भी निकाल देंगे, क्योंकि के क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं, है ना, कहीं क्या पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, देखिए आगे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो थर्मल रेजिस्टेंस है, इसके बाद वो चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्मल रेजिस्टेंस को हम लोग वही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, आर बोल देंगे ना, रेजिस्टेंस मतलब आर। अरे भाई जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता था, अब आपको याद नहीं आ रहा होगा तो दिक्कत है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता था बताइए आप भाई, रेजिस्टेंस आर होता था, वो क्या लिखते थे हम लोग, रेजिस्टेंस आर क्या होता था, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिखते थे, यही तो लिखते थे। रो क्या होता था, रेजिस्टिविटी, ठीक है, और रेजिस्टिविटी जो रो होता था वो होता था 1 अपॉन सी, और सी होता था कंडक्टिविटी। अरे इतना तो याद नहीं आ रहा है गुरुजी, क्या करें यार, बच्चों आपको याद तो आना चाहिए, तो छोटी सी चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो इसका मतलब हम लोग रो की जगह पे 1 अपॉन सी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम बताना चाहें तो आर का वैल्यू एल अपॉन सी ये भी लिख सकते हैं। तो यहीं पे जो सी हम लोग कर रहे हैं ना, ये कंडक्टिविटी किसका है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल है बच्चों। लेकिन यहाँ पे थर्मल में देखेंगे हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। तो थर्मल कंडक्टिविटी पीछे बताया ना क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, मैंने पीछे बताया ना अभी, वो होता है क्या, के होता है, ठीक है भाई। फिर से वही बात यहाँ पे क्या है, बात यह है कि आर जो रेजिस्टेंस होता है ना, थर्मल रेजिस्टेंस होता है, उसका वैल्यू यही होता है, मतलब जिस तरीक़ा से यहाँ पे आपने देखा है ना, उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी होता है। वैसे भी अगर आप कर सकते हैं कि आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, और उसके बाद इसको करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन चाहे तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, एल अपॉन के इंटू ए हो जाता है, सिंपल, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे के क्या है, सी यहाँ और के बराबर ही है, मतलब यहाँ पे तो बस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी था सी, लेकिन यहाँ पे के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है यहाँ पे आर इक्वल टू एल अपॉन के ए बच्चों, है ना, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है बच्चों, सिंपल हो गया यार, सिंपल हो गया। तो यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि देखिए यहाँ पे एल अपॉन के बन रहा था, एल अपॉन के मतलब कि 1 अपॉन आर हो जाएगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये बन रहा था, इसलिए मैं नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू जो आ रहा है वो 1 अपॉन आर इंटू डेल्टा टी आ रहा है भाई, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। चाहे तो यहाँ पे आप अब बता दूंगा मैं, अब हम लोग बता सकते हैं ये जो ये डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी आया ना, हीट का वैल्यू आया है। तो आप चाहे तो डायमेंशन खुद से भी निकाल लीजिएगा बच्चों, डायमेंशन निकालने आता है ना आपको। ये हीट है तो हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल में लिखते हैं, तो ऊपर आ जाएगा जूल जे, नीचे आ जाएगा सेकेंड टाइम का, लेंथ है तो मीटर में आ जाएगा, नीचे एरिया है तो मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, इंटू चेंज इन टेम्परेचर थीटा हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आ जाएगा जूल पर सेकेंड मीटर थीटा, इस टाइप से आ जाएगा,
जूल है ना ऊपर। चाहे तो आप इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं, वो क्या होता है जूल का, ml2t-2 इंटू t-1 हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, l-1 हो जाएगा, और यहाँ पे θ-1 हो जाएगा। तो ये ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। चीज़ें बहुत सिंपल है यहाँ पे बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा भाई, आई थिंक क्लियर होगा। अब यहाँ पे के क्या आया है, यहाँ पे एक के जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है ना, तो ये चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा, ये उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं, उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा जो यहाँ पे यूज हो रहा है। क्लियर होना चाहिए, ये भी क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे और भी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे V=IR यूज होता था, मतलब कि R का वैल्यू डेल्टा V अपॉन I लिखते थे हम लोग, लिखते थे कि नहीं वहाँ पर जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, ठीक है, ऐसे लिखते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी यहाँ पे R= लिख देंगे, R= क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल है तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब कि डेल्टा T। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, करंट की जगह पे हम लोग हीट करंट लिख देते हैं, H का वैल्यू, ठीक है। और हीट करंट मैंने पीछे बता ही दिया है, वो क्या होता है, dQ/dt होता है, ठीक है। सिंपल है बच्चों, तो चीज़ें रिलेट करेंगे आप वहाँ से यहाँ तो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी हमने लिख के भी ला दिया है आपके लिए, क्या चीज़ें लिख के लाया है देख सकते हैं आप यहाँ पे, किधर गया, यही तो है, R=ρL/A। इलेक्ट्रिकल में ये सब चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें आपको याद होगी, है ना, सब याद होगी। हीट में क्या होता है, बस उसी की जगह dQ/dt हो जाता है, यहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे हीट हो गया, वही यहाँ पे हीट का वैल्यू क्या हो जाएगा, H का वैल्यू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन R हो जाएगा, है ना। जैसे V=IR पढ़ा ना हमने, तो यहाँ पे V है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। वही चीज़ बहुत सिंपल हो गया बच्चों। अब ये R यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे R का वैल्यू 1/L/K, यहाँ पे ρL/A होता था, और चीज़ें बहुत आसान है। यहाँ पे dQ/dt का वैल्यू H होता है, जो कि ऐसे ऐसे आ गया था हमारे पास। इसको हम चाहें तो एक बार और ला सकते हैं, है ना, हमने पीछे इसके बारे में उतना नहीं बताया। L/K को वैल्यू हम लोग R लिख दिए, चलिए क्वेश्चन में कर लेंगे। बस इतना आपको बस चीज़ें रिलेट होना चाहिए, रिलेट आना चाहिए, इसका वैल्यू 1/R हो जाता है, बाकी चीज़ें खुद से हो जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, है ना। इसमें देख सकते हैं आपको बोला जा रहा है कि 3 आइडेंटिकल रोड है जिसका 1 मीटर लेंथ है, सबका 1 मीटर है, और एरिया भी सबका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, स्टील का है। मेंशन एट टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ पे दे भी रखा है, ठीक है भाई। चीज़ें अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा, हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना क्या है, फाइंड टेम्परेचर ऑफ द कॉमन जंक्शन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद होगा कि हम क्या करते थे, किरचॉफ रूल का यूज करते थे, मानते थे यहाँ पे हाई वोल्टेज है, हाई यहाँ पे पोटेंशियल है, तो इधर से इधर करंट जा रहा होगा, इधर से इधर, इधर से इधर, हमेशा मान के सोल्व कर लेते थे। यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे भी तो वही करना है। यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर T है, और यहाँ से मान लेते हैं हीट फ्लो इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं इधर फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं इधर करंट होने वाला फ्लो वहाँ पे I होता था, तो यहाँ पे क्या बोलते थे उसको, H बोलते हैं, तो ये H1 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, ये H3 हो जाएगा, मतलब वही रेट ऑफ हीट फ्लो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हीट फ्लो होगा उस जंक्शन से H1 + H2 + H3 का वैल्यू 0 हो जाता था। चीज़ें ये सब बता रखा हूँ वहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे आसान हो जाता है, क्योंकि इधर से मान लेते हैं करंट फ्लो हो रहा है, इधर से करंट फ्लो, इधर से करंट फ्लो, तो इस जंक्शन पे जो हम मानते हैं कि हाई पोटेंशियल होगा। चीज़ें बता रखा हूँ बच्चों, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। किरचॉफ रूल का यूज कीजिए, तो ये आ गया भाई, ठीक है, ठीक है। तो एच क्या होता है बच्चों, करंट फ्लो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कि डेल्टा T हो जाएगा, जो डेल्टा T1 अपॉन क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस R1 प्लस डेल्टा T2 अपॉन चेंज इन रेजिस्टेंस R2 प्लस डेल्टा T3 अपॉन R3 = 0। समझ में आ रहा होगा आपको कि चेंज इन टेम्परेचर कितना क्या है। मान लेते हैं ये टेम्परेचर हाई माना है, ये लो, ठीक है। तो शुरुआत में क्या हो जाएगा बच्चों, आपको बताना होगा T-12 अपॉन R का वैल्यू क्या है, देखिए R1 R2 R3 निकालना पड़ेगा। R1 का वैल्यू क्या होगा, R = L/K हमने पढ़ लिया है कि नहीं। तो R1 का वैल्यू L सबका सेम है, A सबका सेम है, तो K1 आ जाएगा, मतलब R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे L का वैल्यू 1 है
और एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है हर एक केस में। ठीक है, तो जहाँ पे आपने आर लिखा है ना, आर लिखा है, यहाँ पे 1 के आ जाएगा तो के ऊपर चला जाएगा, सब में के ऊपर चला जाएगा, K1 K2 K3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/K1 प्लस T माइनस R2 में 4 है ना, सॉरी 50 है, अपॉन हो जाएगा ये 1/K2 प्लस यहाँ पे T माइनस 4 हो जाएगा 1/K3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे K1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि K1 का वैल्यू कितना है बच्चों, K1 मतलब कि एलुमिनियम का ये दे रखा है, तो 200 इंटू T माइनस 12 प्लस K2 का वैल्यू मतलब कि K2 जो हमने ले रखा है, किसको ले रखा है, इसको स्टील को ले रखा है, तो स्टील मतलब कि ये मतलब 50 इंटू T माइनस 50। ठीक है, K3 का वैल्यू हमने ले रखा है, K3 का वैल्यू जो है वो कॉपर है, तो कॉपर का कितना है 400 इंटू T माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमको कि 12×24, 24 और 25 को आप जोड़ देंगे तो 49, 49 और 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 49 और 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 और 15 कितना होता है बच्चों, 60 65 हो जाता है, तो 65 100 आ जाएगा। प्लस में यहाँ पे 50 है तो 250, 4 2 600, 650 आ जाएगा, इतना T आ जाएगा इक्वल टू 0। सॉरी ये माइनस है यहाँ पे। तो इसके बाद आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, तो T का वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। अब 10 आ गया, इसका मतलब आपको पता चला पॉजिटिव आ गया, मतलब कि हमने जो मान रखा है वो सही मान रखा है डायरेक्शन। हमने यहाँ पे T का वैल्यू जो ले रखा है वो 10 डिग्री सेल्सियस आया है, ये सही आया है, इसका मतलब ये हो गया है ना, इसीलिए हमने मान रखा है तो सही आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 ही आंसर हो जाएगा। आसान है बच्चों, यहाँ पे बस ये चीज़ समझना रहता है कैसे आर का यूज करते हैं आप, जैसे वहाँ पे करते थे वैसे ही यहाँ पे कर लेना है। तो आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों, यहाँ पे आने के लिए आपको मिलेगा बहुत बड़ा वाला थैंक यू। ठीक है, मिलेंगे आगे यार, और अच्छे तरीके से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी आपको उतना अच्छा से नहीं आया तो और भी देखेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।